Hello students, this is Salma Wani. So as we were discussing socialism and Russian revolution, so इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक तो ये सोशलिज्म से जुड़ा है, ये चैप्टर सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड है. दूसरा इसमें हमने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना. अब इस चैप्टर को इन्होंने कंबाइन इसलिए रखा है क्योंकि रशिया में जो रेवोल्यूशन आया था उसके पीछे, उस रेवोल्यूशन के पीछे जो आइडियोलॉजी थी जिसके बेसिस पे रेवोल्यूशन लाया गया था वो था सोशलिज्म. इसलिए सोशलिज्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अब सोशलिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सबसे पहले पढ़े. वो हमने पढ़ा लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने सोशल चेंज के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि रशिया में सोशलिज्म कैसे आया. कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले ये आइडिया दिया, और फिर थ्रू आउट द यूरोप इस आइडियोलॉजी की काफ़ी सराहना की गई, अप्रिशिएट किया गया. तो इस आइडियोलॉजी को और भी जगहों पे काफ़ी सपोर्ट मिला. फॉर एग्जांपल 1870 में क्या हो गया, जो जितने भी सोशलिस्ट आइडियाज़ रखने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, दे कोऑर्डिनेट एंड बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, और वो एसोसिएशन जो है पूरी इंटरनेशनल लेवल पे थी, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, सेकंड इंटरनेशनल रखा. फिर उसके बाद क्या हुआ, वर्कर्स, अब अलग अलग कंट्रीज़ की मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे सोशलिस्ट आइडियाज़ के बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनना शुरू हो गई. बीज जो है सोशलिज्म का और इस आइडियोलॉजी के ऊपर के बेस पे प्रोटेस्ट करना जो है शुरू सबसे पहले किया था वर्कर्स ने, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे. अब इंग्लैंड एंड जर्मनी में कुछ एसोसिएशंस बननी शुरू हुई ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके, ताकि उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं और अपनी बेटर लिविंग के लिए वो लड़ रहे थे. तो इन वर्कर्स ने क्या किया, पहले तो इन्होंने अपनी ही बलबूते पे कुछ फंड्स कलेक्ट किए ताकि दूसरे वर्कर्स की मदद कर सके इस मुसीबत के टाइम पे. सेकेंडली फिर उन्होंने क्या किया, जर्मनी में, तो जर्मनी में जो एसोसिएशंस बन रही थी वर्कर्स की, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, और इस एसोसिएशन जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हुई. सो वर्कर्स और एक पॉलिटिकल पार्टी ये मर्ज हुई, और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाया जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. So Social Democratic Party was formed in Germany, and in this political party some socialists, some workers, they together formed this political party. So Social Democratic Party was formed in Germany, and Social Democratic Party जब बनी तो इसको वर्कर्स की जितनी भी एसोसिएशंस थी उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि पार्लियामेंट में इसको सीट मिले. तो जर्मनी में इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को कई सीटें हासिल हुई, मतलब जर्मनी में इस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में थे. सेकेंडली फिर क्या हुआ, 1905 में जो सोशलिस्ट थे और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और ट्रेड यूनियंस मतलब मर्चेंट्स, बिजनेसमैन्स, इनकी भी एक एसोसिएशन थी. तो इन्होंने क्या किया, 1905 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, और ये कहाँ पे बनी, ब्रिटेन में. उसके बाद क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में. अब मैं फिर से रिपीट करूँगी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन Germany, Labour Party was formed in Britain, and Socialist Party was formed in France, and all the three political parties were formed on the basis of the same ideology, that is socialism, and they were fighting for the rights of workers. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1904, अब अलग अलग जगह पे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तो बनी, लेकिन उसमें हमने पढ़ा सिर्फ जर्मनी में जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वही पार्लियामेंट में थोड़ी सीटें हासिल कर पाई. बाकी जगहों पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सोशलिज्म के ऊपर बेस थी, कहीं पे भी उनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला. सरकार जो है अभी भी चला रहे थे कौन, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं.
सो यहाँ तक आपको समझ आया कि सोशलिज़्म का बीज जो है अलग अलग कंट्री में कैसे इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा था। अब हम रशियन रेवोल्यूशन पे आते हैं। देखो, रशियन रेवोल्यूशन के पीछे जो है यही आइडियोलॉजी थी। अब धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन वाले ईयर की तरफ हम जाएंगे। पहले हम उसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रशियन रेवोल्यूशन, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं यूरोपियन स्टेट्स की सिचुएशन जो है एक बार फिर से चेंज हो गई। सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया। अब रशिया में रेवोल्यूशन की मैंने आपको बताए थे टू इवेंट्स टुक प्लेस, जिसको हमने नाम दे दिया रशियन रेवोल्यूशन का। पहले जो है क्या हुआ, अक्टूबर 1917 में ये रेवोल्यूशन आया, और फरवरी 1917 में बोल्शेविक्स ने जो है, अब बोल्शेविक्स के बारे में आप बाद में पढ़ोगे, मोनार्क को हटा दिया। मोनार्की जो है हट गई। एंड फाइनली फिर अक्टूबर में भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए। तो फरवरी 1917 एंड अक्टूबर 1917, ये जो दो इवेंट्स हुए इसी को हम क्या बोलते हैं, रशियन रेवोल्यूशन। में फिर से आपको बोलूँगी, द फॉल ऑफ मोनार्की इन February 1917 and the events of October are normally called as Russian Revolution। अब ये रेवोल्यूशन कैसे आया, ऐसी कौन सी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी रशिया में, और रेवोल्यूशन किस तरीके से आया, इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करें। रशिया में जो मोनार्क था, जिसकी सल्तनत थी, उसका नाम था ज़ार निकोलस सेकंड। इसको ज़ारिस्ट रिजाइम भी बोलते हैं। ये उसकी फोटोग्राफ है। रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम रशिया की थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में जाएंगे। जैसे रेवोल्यूशन तो 1917 में आया था, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन और कंडीशन होगी जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन आया, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं 1914 में जो ज़ार निकोलस सेकंड जो था, ये रशिया के एम्पायर का एम्परर था। रशियन एम्पायर का मोनार्क जो है यही था, ज़ार निकोलस सेकंड। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है इसके सल्तनत का हिस्सा थी वो हम देखते हैं। फिनलैंड, जो प्रेजेंट डे में जो है फिनलैंड, लताविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, और ना ही सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़, सम सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो हैं इसके कंट्रोल में थी। वो कौन कौन सी थी, जिससे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, नॉट यूरोपियन कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान। और यहाँ पे कौन, ये थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन है रशिया के बारे में, रशियन एम्पायर के बारे में, विच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ज़ार निकोलस सेकंड। और यहाँ पे कौन कौन से मेजर रिलीजन्स थे, यहाँ पे कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, मुस्लिम्स थे और बुद्धिस्ट थे। सो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इसका। उसके ऊपर ये आप मैप देख सकते हो, ये यूरोप का मैप है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, रशियन एम्पायर का जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख सकते हो, एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ रशियन एम्पायर का साइज़ कितना बड़ा था। ऐसे भी रशिया जो है जोग्राफिकली इसका साइज़ सबसे ज़्यादा है। अब हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर जाएंगे, जैसे रशिया की इकोनॉमी और रशिया की सोसाइटी कैसी थी, जो कि मेजर कॉज बनी रशियन रेवोल्यूशन की। इकोनॉमी को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ की इकोनॉमी जो है वो बेस्ड थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। यहाँ के मेजॉरिटी में जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, और 85% जो पॉपुलेशन का था, 100% में से 85% पॉपुलेशन के जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। मतलब दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले अगर हम देखें, ये एग्रीकल्चर पोर्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा था। दूसरी कंट्रीज़ में
फ्रांस और जर्मनी को देखा जाए तो एग्रीकल्चरिस्ट पीपल सिर्फ उनका परसेंटेज कितना है 40% या फिर 50%। सो इस एम्पायर में, रशियन एम्पायर में जो कल्टिवेटर्स थे, मतलब जो फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो जितना भी प्रोडक्शन उनका जितना भी पैदावार निकलती थी वो सारा मार्केट में उसको सप्लाई करते थे। एंड फॉर देयर ओन नीड्स रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्ट। और ये कहा जाता है कि रशिया जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता था, ग्रेन्स। उसके बाद क्या हुआ, ये तो चलो हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर यही जो हैं दो बेसिक सेक्टर हैं जो जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ज़्यादातर एरियाज़ रशिया के थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ थी वो कौन कौन सी जगह थी, वो मेजर और प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया जो है कहाँ पे था, सैंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को जो कि रशिया की कैपिटल है। तो यहाँ पे अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो वर्कर्स थे उनको भी ना क्लासीफाई किया गया था। से क्राफ्ट्समैन थे, मेटल वर्कर्स थे। तो क्राफ्ट्समैन जो हैं अंडरटुक मच ऑफ प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग क्राफ्ट। तो बड़ी सारी फैक्ट्रीज जो है 1819 में सेटअप की गई, रेलवे नेटवर्क को ठीक किया गया, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ को आपने बढ़ाना है तो आपको गुड्स एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ। तो इसलिए रेलवे जो है इसको भी काफ़ी प्रमोट किया गया, रेलवे नेटवर्क को एक्सटेंड किया गया ताकि गुड्स को जो है फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाए। कोल प्रोडक्शन को डबल किया गया। आयरन और स्टील का आउटपुट भी काफ़ी अच्छा था, 1900 तक इसका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा था। तो कुछ एरियाज़ में जो वर्कर्स और जो क्राफ्टमैन थे उनकी तादाद एक जैसी थी, लेकिन कुछ जगह पे क्राफ्ट्समैन ज़्यादा होते थे, कुछ जगह पे फैक्ट्री वर्कर ज़्यादा होते थे। और ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो होती थी वो प्राइवेट होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी। मतलब कोई बड़ा आदमी होगा और जिसके पास बहुत पैसा होगा उसी ने इंडस्ट्री सेटअप की होगी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे थी। गवर्नमेंट जो है सुपरवाइज करती थी काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ को और ये यकीन दिलाती थी कि मिनिमम वेजेस और लिमिटेड वर्किंग आवर्स दिए जाए। मतलब सरकार ने थोड़ा बहुत बताया कि हाँ, मैं वर्कर्स के लिए और उनकी वर्किंग कंडीशंस के लिए हम कुछ कर रहे हैं। बट फैक्ट्री में जो इंस्पेक्टर्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए थे वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते थे। तो क्राफ्ट्स यूनिट और जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी उनके वर्किंग आवर्स, अगर हम क्राफ्ट्समैन की बात करते हैं तो उनके वर्किंग आवर्स कितने होते थे, 15 आवर्स, 10 आवर्स या 12 आवर्स होते थे। और वो लोग जो वर्कर्स जो थे वो घरों में नहीं रहते थे, उनके लिए डोर डोरमाइटोरीज, मतलब ये एक ऐसा हॉल जैसे हॉस्टल्स में आप बेड्स नहीं देखते हो वैसे ही ये रहते थे। उनके बिस्तरा बोरी बिस्तरा सारा उधर ही होता था। थोड़ा सा आराम करने का उनको टाइम मिलता था और मैक्सिमम टाइम ये काम ही करते रहते थे। तो उसके बाद वर्कर्स को जो है डिवाइड किया गया था। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप। और वर्कर्स जो है दो किस्म के होते थे, मेटल वर्कर्स। और मेटल वर्कर्स खुद को बड़े माहिर समझते थे, वो खुद को एरिस्टोक्रेट समझते थे। जो लोग मेटल का काम करते हैं, मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो खुद को एरिस्टोक्रेट मतलब समझते हैं, वो खुद को बहुत ही स्किल्ड समझते थे। और उन्हीं लोगों को मेटल वर्क में रखा जाता था और जो लोग मेटल वर्किंग का काम करते थे वो काफ़ी स्किल्ड होते थे और उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे वुमेन्स को भी काम दिया जाता था, लेकिन वुमेन्स को वेजेस जो है मेन के कंपैरिजन में बहुत कम दी जाती थी। तो यहाँ पे भी एक किस्म का जो है डिस्क्रिमिनेशन जैसा था वुमेन्स के साथ। उसके बाद अगर हम देखते हैं डिस्पाइट ऑफ दीज डिविजन्स, ये जो वर्कर्स थे ये काफ़ी यूनाइट होके काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी वर्किंग कंडीशन बिगड़ती गई तो ये प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए, इन्होंने स्ट्राइक वगैरह करना शुरू किया। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 1896 में क्या हुआ था, सॉरी इसको क्या हुआ,
1896 एंड 1897 में मेटल इंडस्ट्री में काफ़ी सारी स्ट्राइक्स चली टिल 1902 में। तो पूरी कंट्री की अगर हम बात की जाए, अब ये था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, तो उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, उनमें डिविजन्स भी थी और वेजेस का भी फ़र्क था। अब आ जाते हैं हम पीजेंट्स पे। पीजेंट्स जो है लैंड्स को कल्टीवेट करते थे और ज़्यादातर लैंड जो है नोबल्स के पास होती थी। और सॉरी ये पीछे चला गया, नोबल्स के पास होती थी। और नोबल्स वो लोग होते थे जो किंग के काफ़ी करीब होते थे। अब ये जो पीजेंट्स थे इनके पास लैंड्स तो वैसे भी थोड़ी ही होती थी, लेकिन लैंड्स को कल्टीवेट करने के लिए इनको टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये नोबल से कर्जा लेते थे। जब कर्जा चुका नहीं पाते थे तो नोबल्स इनको हमेशा के लिए अपने यहाँ पे गुलाम करते थे और मुफ्त में पैसा और मुफ्त में काम करवाते रहते थे इनसे। तो अब पीजेंट्स भी काफ़ी तंग आ चुके थे। तो इन पीजेंट्स ने सोचा, इन पीजेंट्स ने जब सोशलिज्म का आइडिया एमर्ज होने लगा तो इन पीजेंट्स ने भी ये डिमांड रखी कि हमारी लैंड जो नोबल्स ने हमसे छीन ली है वो हमें वापस चाहिए। पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। और जब नोबल्स ने मना कर दिया तो बहुत सारे पीजेंट्स जो रिबेलियस हो गए और उन्होंने कई सारे लॉर्ड लैंड्स की को मर्डर कर दिया। तो 1902 में ऐसे इंसिडेंसेस हमें कई जगह देखने को मिले। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे जो ये है एक रेवोल्यूशन की चिंगारी जो है वो भड़क रही थी।